Hello learners, welcome to Academia Educational Classes. My name is Anandita Giri and I welcome you all. So आज हम करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश बुक में से चैप्टर नंबर 2. देखिए क्या है, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग बाय राजेंद्र प्रसाद. तो आज हम पढ़ेंगे नालंदा. नालंदा का नाम जब आता है तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है ना, क्या आता है? नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, वर्ल्ड वाइड में फेमस है. इसके बारे में हम जानेंगे, जिसको एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग कह रहे हैं यहाँ पे, राइट. अब इसको नालंदा को जनरली एंशिएंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, राइट. क्यों कहते हैं ये जानेंगे हम इस पूरे चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे. जनरली एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा, जो कि आज अगर मॉडर्न डे में देखें तो बिहार, वहीं पे ये नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है. बहुत साल पहले से ये चलती आ रही है और आज भी ये वर्ल्ड वाइड में फेमस है. और उसके साथ देखिए राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद मालूम है कौन है? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो रिपब्लिक इंडिया में जो पहले राष्ट्रपति जो बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये लिखी है. तो स्टार्ट करते हैं आज के पूरे चैप्टर. उससे पहले हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में. फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स टॉक अबाउट द राइटर. राइटर के बारे में जानेंगे. फेमस बुक्स बाय राइटर, राइटर की जो फेमस बुक्स है उसके बारे में जानेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे. समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर, पूरे चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे उसको, एंड द कंक्लूजन. ठीक है, तो लेट नहीं करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द राइटर. Rajendra Prasad was born on 3 December 1884 and died on 28 February 1963. Patna was an Indian politician, lawyer and journalist who was the first president of the Republic of India 1952-62. Now Rajendra Prasad जी, जिनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर, ठीक है, 1884 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 में, पटना, इंडिया. उसी के साथ साथ वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, एक लॉयर थे. नाउ पॉलिटिशियन कौन? जो कि पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जिनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत खुश होके या फिर बहुत इंटरेस्टिंगली वो लोग एक्टिव रहते हैं उस चीज़ में. लॉयर, वकील एंड जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार. एंड येस, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक इंडिया के. जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, उसके बाद जब रिपब्लिक कंट्री बना था तो वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की लिखी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू. और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट की लिखी हुई है, राइट. जनरली जो आज का हमारा चैप्टर है ये एक राइटिंग नहीं है, ये जनरली एक स्पीच था जो उन्होंने दिया था, जो भी हम इंट्रोडक्शन के टाइम बात करेंगे. नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए, ही ऑल्सो वॉज अ कॉमरेड ऑफ महात्मा गांधी अर्ली इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस एंड वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1934, 1939 एंड 1947. तो कॉमरेड का मतलब होता है कंपेनियन, मतलब साथी. तो वो महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी समय बीता था. उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उस टाइम पे उन्होंने भी महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, ठीक है. और वो नेशनल कांग्रेस, पहले तो हमारा एक ही पार्टी थी ना, पॉलिटिकल पार्टी, तो वहाँ के भी वो प्रेसिडेंट रहे थे. कौन कौन से साल? 1934, 1939 एंड 1947. आगे देखिए, in 1917 he was recruited by Gandhi to help in a campaign to improve conditions for peasants exploited by British indigo planters in Bihar state. 1917 में इन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया था, राइट. गांधी जी के साथ थे, गांधी जी ने इनको मोटिवेट किया था कैंपेन करने के लिए. जो पीजेंट, जो पुअर पीजेंट थे, जो खेती बाड़ी जो लोग करते थे, जो ब्रिटिशर्स जो उनके ऊपर जो दबाव डालते थे, जो इंडिगो प्लांट करने के लिए बोल रहे थे, है ना, नील चाष करने के लिए बोल रहे थे, जो एक्सप्लॉइट करते थे लोगों के लिए, उसके खिलाफ भी बात इन्होंने अपने कदम उठाए थे गांधी जी के साथ. ही गेव अप हिज लॉ प्रैक्टिस इन 1920 टू ज्वाइन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. इन्होंने जो लॉ प्रैक्टिस, जो ये वकील थे, जो ये प्रैक्टिस करते थे, इन्होंने वो भी छोड़ दिया 1920 में, सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए. Becoming an active journalist in the nationalist interest, Prasad wrote for Searchlight in English, founded and edited the Hindi weekly Desh Country, and started his lifelong campaign to establish Hindi as the national language.
ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने जर्नलिज्म जो था वो उन्होंने एक्टिव रखी, ठीक है, क्योंकि जर्नलिज्म लोग क्या होते हैं, पत्रकार क्या करते हैं, हर जगह की नॉलेज रखते हैं, ठीक है, कि दुनिया में कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है हर चीज़ में। देन उन्होंने इंग्लिश में एक सर्च लाइट लिखा था, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कॉलम्स होते हैं, है ना, डेली वीकली भी होता है, वीकली से मैगजीन्स होते हैं, वहाँ पे वो कॉलम में लिखते थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, काफ़ी लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो हिंदी है उसे नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एक कैंपेन किया था। Dr. Prasad was a statesman, scholar, historian, educationist, lofty idealist, social reformer, and above all, great constructive thinker. डॉक्टर प्रसाद सिर्फ और सिर्फ एक लॉयर जर्नलिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक स्टेट्समैन थे, मतलब जो स्किल प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, स्कॉलर, राइट, जो हिस्टोरियन, मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा बुद्धिमान वो थे, इतने ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे और इतने ज़्यादा समझदार वो थे। एज प्रेसिडेंट ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। और जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने लोगों का जो चलने का जो या पॉलिटिकली सोचने का तरीका ही बदल दिया था, और बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल इंसान थे, राइट, जिसे आज भी हम इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और आगे की जनरेशन भी उनको जानेगी। Now, famous books by writer. During the course of the independence movement, Rajendra Prasad interacted with Rahul Sankrityayan, a writer and polymath. Polymath का मतलब होता है person of wide knowledge or learning. So, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब चल रहे थे, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जी की मुलाकात हुई थी राहुल संतकृतियन के साथ। राहुल संतकृतियन कौन है? वो एक राइटर, एक लेखक है और एक विद्वान थे जिनके पास भंडार था नॉलेज का, ठीक है, उनके साथ मुलाकात हुई थी उनकी। राहुल संतकृतियन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रसाद इंटेलेक्चुअल्स पावर, फाइंडिंग हिम टू बी अ गाइड एंड गुरु। राहुल संतकृतियन खुद तो इतने विद्वान थे, लेकिन प्रसाद की जो बुद्धि थी, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल पावर था, जो समझदारी थी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इतने ज़्यादा कि वो उनको, प्रसाद जी को अपना गाइड और गुरु मानना चाहते थे, ठीक है, मान रहे थे। In many of his articles, he mentioned about his meeting with Sankrityayan and narrated about his meetings with Sankrityayan. Now, जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी है, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, बहुत सारे नॉवल स्टोरीज वगैरह लिखी थी, तो उन्होंने संतकृतियन के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई थी उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। देखिए, जब भी आप किसी प्रभावित व्यक्ति के साथ मिलेंगे या फिर कोई इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर, एक नॉलेजेबल इंसान के साथ मिलेंगे, तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है ना, आप अलग इंसान बन जाते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंस है, वो जो हमारे अंदर जो इन्फ्लुएंस आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। ही रोट आर्टिकल्स फॉर द रेवोल्यूशनरी पब्लिकेशंस, सर्च लाइट एंड द देश, एंड कलेक्टेड फंड्स फॉर दिस पेपर। ही टॉट वाइडली, एक्सप्लेनिंग, लेक्चरिंग एंड एग्जॉर्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स जो कॉलम्स होते हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे कॉलम्स में लिखे थे, सर्च लाइट, देश, ठीक है, ये सारे कॉलम्स थे जहाँ पे वो लिखते थे, राइट, और वो बहुत ज़्यादा घूमते थे। उन्होंने टूर मतलब होता है घूमना, ठीक है, बहुत जगह वो घूमे थे, जहाँ पे जाके उन्होंने एक्सप्लेन किया था, चीज़ों को समझाया था, लोगों को बताया था। अब देखिए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे सबको जागरूक करना एक बहुत बड़ा एक टास्क था, है ना, सबको जाके बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छे से की थी। अब देखिए, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर सत्याग्रह एट चंपारण। अब देखिए, कुछ बुक्स के नाम हम देख लेते हैं। सत्याग्रह एट चंपारण, जो कि उन्होंने लिखी थी 1922 में। डिवीजन ऑफ इंडिया 1946 में लिखी थी। आत्मकथा, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ऑटोबायोग्राफी वो होता है जब कोई इंसान खुद अपने बारे में लिखता है। तो आत्मकथा 1946 में उन्होंने लिखा था। हिज ऑटोबायोग्राफी रिटेन ड्यूरिंग हिज 3-year प्रिजन टर्म इन बांकीपुर जेल। जिस टाइम पे वो 3 साल तक जेल में थे, और उसी टाइम पे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनेंसेस, ठीक है, रेमिनेंसेस मतलब होता है जो हमारी यादें नहीं होती, जो हमारे बचपन की जो यादें होती हैं, जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हमें पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, उसे कहते हैं रेमिनेंसेस। बापू के कदमों में 1954, सिंस इंडिपेंडेंस पब्लिश इन 1960, भारतीय शिक्षा एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, और अगर आपको कभी भी मौका मिले, अगर बहुत होते हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो ये सारे बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है।
नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इन अ रिमार्केबल स्पीच डिलीवर एट नालंदा ऑन नवंबर 20, 1951 एट द इनॉग्रेशन ऑफ द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली, प्राकृत एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसॉफी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, dwelt at length on the importance of the aim of reviving the ancient glory of Nalanda in the world of knowledge. तो ये जो पीस है, ये जो चैप्टर है, ये जनरली एक स्पीच है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डिलीवर किया था, स्पीच दिया था. कब? नालंदा में दिया था 20 नवंबर 1951 में जाके दिया था. कहाँ जाके दिया था? मगध में. इनॉग्रेशन मतलब होता है सेरिमोनियल, जो होता है ना, जो उद्घाटन जिसे कहते हैं, वहाँ पे उद्घाटन हुआ था मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत. पाली एंड प्राकृत ये दोनों एक भाषा है, दोनों ही भाषा है, पुराने जो लोकल भाषा है, ठीक है, उसी के ऊपर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, जहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धा जी के ऊपर जो लिटरेचर है, जो उनकी फिलॉसफी है, इसको लेके रिसर्च एक स्टेशन बना था. राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट एक इन्फ्लुएंस छोड़ा था, जहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि कैसे जो नालंदा जो पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, किस चीज़ के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज के लिए, और उसको और ज़्यादा ऊंचे दर्जे पे हमें ले जाना चाहिए. तो इस पूरे चैप्टर में हम यही चीज़ देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या क्या, कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हमें बताए हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि जो नालंदा है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है एक नॉलेज के लिए, राइट. समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर का समरी और क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं. नालंदा एंड द ruin ऑफ द एंशिएंट नालंदा महावीरा आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस. नाउ ruin मतलब होता है नष्ट हो जाना, खराब हो जाना. तो अभी के नालंदा की बात करें या फिर हम पुराने प्राचीन काल में जो नालंदा है उसके बारे में बात करें, तो दोनों लगभग सेम है. सिनोनिम्स मतलब होता है एक जैसा. द नेम नालंदा conjures up a picture of ancient Mahavira, which was a great seat of Buddhist education for nearly 700 years between the 5th to 12th centuries AD. अगर हम बात करें 700 साल तक, मतलब 5वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, एकदम लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक, 700 साल तक यहाँ पे जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी, मतलब जो बुद्धिज़्म, जो गौतम बुद्धा जी ने जो वाणी दी थी, जो वचन दिए थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, जो जो चीज़ें मानते थे, जो जो समझते थे, इन सारी चीज़ों के लिए नालंदा बहुत ज़्यादा फेमस था. प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा इसका वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा ये फेमस है और बहुत ज़्यादा इसके एक नाम है जिसे हम कहते हैं, ठीक. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द नालंदा महावीरा नालंदा इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज. मैंने आपको बताया कि इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे बुद्धिस्ट जो एजुकेशन दी जाती है वो हर जगह फेमस है. लोग दूर दूर से, हर अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए. मैनी ग्रेट आचार्यज ऑफ नालंदा हैड हेल्प्ड इन डिसेमिनेशन मतलब होता है वाइडली ऑफ नॉलेज एंड बुद्धिस्ट कल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड. नाउ यहाँ पे आचार्य मतलब जो टीचर्स होते हैं, तो नालंदा के जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े आचार्य जो हैं, वो एकदम कहते हैं कि नॉलेज के एक भंडार है उनके पास, बहुत दूर दूर तक वो जा सकते हैं उस नॉलेज को जानने के लिए. अब कहते हैं ना, अब जितना पढ़ोगे आप सीखोगे, कभी भी ज़्यादा पढ़ने से नुकसान नहीं होता है, राइट. अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलती है और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है. तो जितने भी आचार्य से वो भी पढ़ते थे, जितने लोग वहाँ आते थे सब पढ़ते थे, और वहाँ पे आके इस नालंदा महावीरा में आके लोग बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में, उनकी जो सभ्यता है और जो ज्ञान है, उन सब के बारे में जानते थे. Recall the ancient glory of the Nalanda University, the government of Bihar took a decision to establish the Magadh Research Institute for the study of Pali and Prakrit एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी. तो नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा फेमस थी एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से. तो जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, जो बिहार के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, जहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात होगी, फिलोसफी के बारे में बात होगी, पाली प्राकृत भाषा के बारे में जानी जाएगी. अभी देखिए, जब
एंशियंट की टाइम की अगर हम बात करें, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस देखते हैं, लेकिन आज देखिए लैंग्वेजेस बहुत कम हो गए हैं। हाँ, तो ये सारे जो लैंग्वेजेस है क्या हो रही है, सब चीज़ जो पुराने जो लैंग्वेजेस यूज़ करते थे या फिर जो कल्चर था, वो सारी चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि उसको लोग इतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं जान पा रहे हैं। Right. In ancient days, Nalanda did glorious work not only in the field of knowledge but also in uniting various parts of Asia. तो नालंदा, प्राचीन काल की नालंदा की बात करें, वो इतना ज़्यादा ग्लोरियस था सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि यूनाइटिंग मतलब एक एकता के लिए, क्योंकि इस नालंदा में इतनी ज़्यादा पावर थी कि पूरे एशिया से दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए। राइट, यहाँ पे हमारे सभ्यता को, हमारे जो बुद्धिज़्म कल्चर को जानने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, और ये कोई छोटी बात नहीं है। Dr. Rajendra Prasad had initiated the idea and declared that the ancient seat of Buddhist learning at Nalanda would be revived, and thus had emanated the vision of establishing the Nava Nalanda Mahavira. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनिशिएट किया था, मतलब आगे आए थे, और उनको ये आइडिया आया कि येस, ये जो एंशियंट सीट है, मतलब जिसको हम जानते हैं, ये पुराने जहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग जानते हैं हम नालंदा में, इसको दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से पुनः स्थापित हो, सो दैट लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंस था, जिस मकसद से इसका आरंभ हुआ था या एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो लोगों तक आज भी पहुंचनी चाहिए, और इसका नाम क्या रखा गया, नालंदा महावीरा, मतलब नवा मतलब नया। On November 20, 1951, the foundation stone of the first building was laid with the following engraving. अब 1951 में 20 नवंबर को सबसे पहला पत्थर रखा गया इस फाउंडेशन का, और इसके कुछ वर्ड्स है जो हम समझेंगे। Let the rays of the sun of Nalanda rise from the summit of this rock in order to brighten the vernacular लोक भाषा in Pali after the passing ways away of its nights of darkness, periods of its obscurity। तो ये बोला जा रहा है कि जो नालंदा है, ये जो नालंदा का जो चमक है, जो रोशनी है, ये उगता रहे, ये और ऊंचा हो, एकदम ऊंचाई पे जाए, समित मतलब एकदम ऊंचाई पे जाए, जहाँ पे जो लोक भाषा है, मैंने बताया ना, पाली और जो प्राकृत है वो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। जैसे आपको पता ही होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो संस्कृत है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और काफ़ी ज़्यादा हाईली एक लैंग्वेज है, हाईली इन्फ्लुएंशियल एक लैंग्वेज, जो कि सिर्फ ब्राह्मण्स बोलते थे, जो ऊंचे दर के लोग होते थे वो ही इस भाषा में बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लोकल भाषा जो लोगों की थी, इसको हम और ऊंचाई तक लेके जाए, लोग इस चीज़ों को समझे कि क्या थी हमारे जो पास्ट है वो क्या है। अब देखिए, अगर हिस्ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है, अगर हम हिस्ट्री को जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पीछे क्या था, है ना, कहाँ से हम आए हैं, कितना हमने स्ट्रगल किया, कितना सर्वाइव करें। और अगर हम हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जो आगे की जनरेशन है वो कुछ जान ही नहीं पाएगी, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए, एट द इंसिस्टेंस ऑफ वेन भिक्षु Jagdish Kashyap, and with this goal in mind, Government of Bihar established a research institute called Magad Institute of Postgraduate Studies and Research in Pali and Elite Languages and Buddhist Learning at Nalanda in 1951. It later came to be known as Nava Nalanda Mahavira। जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की हेल्प से उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में सारी चीज़ें थी कि उन्हें एक इंस्टीट्यूट बनाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे नालंदा को दोबारा से पुनर्जीवन दिया जाए, पूर्ण निर्माण दिया करा जाए, और इसका नाम नवा नालंदा महावीरा के नाम से आगे जाके जाना जाए। भिक्षु जगदीश कश्यप became the founder and director of Nava Nalanda Mahavira। तो भिक्षु जगदीश कश्यप ये फाउंडर बने हमारे नव नालंदा महावीरा के, एंड कंटिन्यूड इन दैट कैपेसिटी अंटिल फरवरी 1955, और ये काफ़ी आगे समय तक चलता रहा। वन ऑफ हिज मेजर अकम्पलिशमेंट वॉज द कंप्लीट पब्लिकेशन इन 41 वॉल्यूम्स ऑफ अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द entire Pali Tripitaka in Devanagari script. It was very popular and quickly went out of print। अब इसके बाद देखिए, पाली जो ये सब जो चीज़ें थी, देवनागरी स्क्रिप्ट ये सब लिखते थे, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से 41 के वॉल्यूम पब्लिश हुए और वो इतना पॉपुलर हुआ, उसके बहुत सारे प्रिंट निकले। आगे देखिए,
The inspiration behind the establishment of this institute was to develop a center of higher studies in Pali and Buddhism along the lines of ancient Nalanda Mahavira. तो ये जो इंस्टीट्यूट बना था, इसका मेन जो इंस्पिरेशन था, मतलब जो मेन जो मकसद था वो यही था कि जो पाली जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, इसके ऊपर लोग जाने, इसको समझे और इसके ऊपर हायर स्टडीज़ करें। और साथ ही साथ जो बुद्धिज़्म है, जो गौतम बुद्धा की जो फिलॉसफी है, जो टीचिंग है, जो उनके सारे बारे में जो लोग जानते थे, पुराने नालंदा महावीरा में जैसे पढ़ाई की जाती थी, समझाया जाता था, वैसे ही आज भी वहाँ पे ये सब चीज़ें हो, लोग जाने। From the beginning, the institute functioned as a residential institution with a limited number of Indian and foreign students. Generally जब इंस्टीट्यूट बना था तो वहाँ पे जो लोकल जगह थे, मतलब जो बिहार में था ये स्थापित एस्टैब्लिश बिहार में था, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वही लोग पहले आते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में इंडिया के बाकी जगहों से भी लोग आने लगे, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी आने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा, राइट। On November 13, 2006, the University Grant Commission accorded the Nava Nalanda Mahavira Nalanda the status of a deemed to be university. तो पहले ये जो इंस्टीट्यूट था ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ही था, है ना, जो लोग खुद मिल के इसको फंड देते थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, वही लोग इसमें पैसे देते थे। लेकिन आगे जाके इसको एक यूनिवर्सिटी करार दे दिया, ठीक है। यूजीसी कमीशन, आप सभी को पता है, यूजीसी सब जानते हैं, यूनिवर्सिटी को सब चलाते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटस दे दिया कि अब नालंदा सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सिटी है। The present campus of the Mahavira is some 100 kilometers for the metropolis of Patna, situated on the southern bank of the historical lake Indra Pushkarani. ये कहाँ पे है? ये जनरली 100 किलोमीटर दूर है पटना से और ये सर्दर्न बैंक में पड़ता है, हिस्टोरिकल लेक इंद्र पुष्करणी। क्लोज टू द नॉर्दर्न बैंक लाई द ruin ऑफ द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, ठीक है, जो वहीं पे जो पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा की, ठीक है, जो अभी ख़राब हो गई, उसी के पास में जो सर्दर्न बैंक है वहीं पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इस कैंपस को बनाया गया। The history shows that Nalanda University flourished from Lord Buddha and Emperor Ashoka to the Gupta age. ये माना जाता है जो नालंदा यूनिवर्सिटी एंशियंट में जब था तो ये गुप्ता एज में बनाया गया था। किसने बनाया था? अशोक एम्पायर, ठीक है, अशोक ने और गौतम बुद्धा ने, इन्होंने इसको फ्लरिश किया था। फा हेंग अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड नालंदा इन द 4th century AD, और फा यंग एक चाइनीज पिलग्रिम था। पिलग्रिम कौन होते हैं? जो पूजा पाठ, जो तीर्थ यात्री होते हैं ना, उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो वो आए थे नालंदा 4th century AD में। In the 7th century AD, during the reign of Emperor Harshavardhana, Huang Ti-Sang visited India and found Nalanda at the height of its glory. और उसके बाद 7th century में कौन आए थे? जब उस टाइम पे हर्षवर्धना का राज चल रहा था, उनका शासन चल रहा था, यंग टी-सेंग ये आए थे इंडिया में और इन्होंने नालंदा को पाया कि ये एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, मतलब अपने एकदम पिक पे है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यंग टी-सेंग राइट्स that the name Nalanda derived from a Na Alam the peace of mind। तो जो हेंग टिंग सोंग इन्होंने ये बोला कि जो नालंदा, इसका ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? ना अलम दा, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ माइंड, मतलब शांति। बुद्धिज़्म क्या होता है? जनरली अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, यही तो होते हैं जब आपको शांत कर देता है, आपको सही और गलत का मतलब पता चल जाता है, मेडिटेशन करवाता है ना, ज़िंदगी में शांति देना। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन। मैंने बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुआ था, किससे हुआ था? जो लोकल लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्होंने चैरिटी दिया था, उन्होंने डोनेशन दिया था, उसी से यूनिवर्सिटी बनी थी। द 8th century इंस्पिरेशन ऑफ यशोवर्णम गिव्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ विहार्स एंड संघास इन इंडिया। 8th century में इंस्क्रिप्शन था, किसने लिखा था? यशोवर्णम। उन्होंने फुल डिस्क्रिप्शन विहार्स एंड संघा के बारे में उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी थी। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वेयर मेड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक वरीज। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे और जो टीचर्स थे,
ये सारे फ्री थे इकोनॉमिक वरी से, मतलब कोई भी पैसे को लेके इनको कोई भी परेशानी नहीं थी। टू मीट द रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी देयर वाज अ ट्रस्ट, और जितने भी मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी कहिए, स्कूल कहिए, कॉलेजेस कहिए, चलाने के लिए एक पैसा चाहिए, एक अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए क्या था, एक ट्रस्ट था, एक ट्रस्ट बनाई गई थी। द रिसोर्स ऑफ इनकम वॉज वेयर द जिस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड ऑल्सो रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस। तो ये जो इनकम था कहाँ से, जो लैंड थे आजू बाजू, उसके ऊपर जो थे, जो बिल्डिंग्स थे, और जो 100 विलेजेस थे आसपास, जितने 100 गांव थे, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और उसी से चीज़ चलती थी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इंक्रीज टू 200 विलेजेस बाय द टाइम ऑफ इट सिंग्स विजिट। और जब इट सिंह यहाँ पे आए थे, तब तक वो 200 गांव तक फैल गई थी। लोगों ने, देखिए ये सारी चीज़ें लोगों के वजह से ही हुआ था। उन्होंने डोनेशन दिया था, उन्होंने चैरिटी दिया था, उन्होंने बहुत अपने खुद से उन्होंने पैसे दिए थे, ठीक है, तब जाके ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट इन द गोइंग ऑन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन सभी ने अपना योगदान भी दिया था इस नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, और उसको चलने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें भी बहुत मदद की थी। Nalanda had 10,000 students and 1,500 teachers at a time of Yang Tsang's visit. जब यंग टी सैंग्स आए थे उस टाइम पे नालंदा में 10,000 बच्चे थे और 1,500 टीचर्स थे। इनफैक्ट नालंदा वॉज देन एन ओनली सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। और ये फैक्ट है कि उस टाइम पे, उस समय में हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ नालंदा ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे हायर एजुकेशन अवेलेबल थी। स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज एज चाइना, कोरिया, तिब्बत, टर्किस्तान एंड मंगोलिया विजिटेड नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। और उस समय जितने भी स्कॉलर्स क्या होते हैं, कोई भी स्टडी को लेकर जो हायर स्टडीज़ करते हैं, विचार करते हैं, बहुत सारी स्टडी उसके बारे में जानते हैं, तो वैसे ही चाइना, कोरिया, जो बाहर के जो अलग अलग कंट्री थे, ठीक है, वहाँ से लोग आए थे नालंदा में पढ़ने के लिए और बुद्धिस्ट लिटरेचर को जानने के लिए। आपने देखा होगा चाइना में, तिब्बत में, अभी भी कोरिया में, वहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। बहुत सारे स्टैचूज़ हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है। इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, और माना जाता था कि ये जो नालंदा है सबसे बड़ा लाइब्रेरी है पूरे एशिया में। स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंस कंट्रीज हियर स्टडीड द कॉपीज ऑफ मेनी मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट होता है पीस और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, जो हाथों से लिखी जाती है। पहले के ज़माने में प्रिंटिंग तो नहीं था, तो उस टाइम पे लोग हाथों से लिखते थे, है ना। इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारा अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये सारे लोग दूर दूर से आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, एंड ट्रांसलेट देम इनटू देयर ओन लैंग्वेजेस। अब देखिए हमारी मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग भाषा में थी, संस्कृत में थी, पाली में थी, प्राकृत में थी। तो लोग आते थे, पढ़ते थे, और फिर वो अपनी भाषा में वो लिख के अपने देश में ले जाते थे, ताकि उनके देश के लोग भी इन सब चीज़ों को जान सकें, ठीक है। हमारे कल्चर को वो अपने कल्चर बना के ले जाते थे। इन द 12th century the library was destroyed and many of the manuscripts had already found their way to other countries and आर स्टिल देयर। अब क्या हुआ, 12th century में आते आते जो लाइब्रेरी है वो ख़राब हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के अपनी भाषा में कहीं और लेके गए थे, अपनी कंट्रीज़ में लेके गए थे, वो ज़िंदा है। देखिए इसका मतलब यही होता है कि आप जब हम किसी को नॉलेज देते हैं ना, जब हम अपने ज्ञान को बांटते हैं, वो कम नहीं होता है, वो और बढ़ता है। जब हम ज्ञान को बढ़ाते हैं, किसी की हेल्प करने से हमें खुशी मिलती है, ठीक है। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान किसी और तक पहुँचेगी, तो ऐसे ही फ्लरिश होता है। और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंस हमें दिखा रही है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम सिर्फ अपना तक रखते, किसी और को नहीं देते, तो शायद ये जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ, जब ये नष्ट हुआ, तो शायद वहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने, हमने सबको दिया, सब ने आके लिया और वो अपने कंट्रीज़ में ले गए, और वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। एटलीस्ट 100 लेक्चर्स वेयर डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा, और
हर एक दिन नालंदा में 100 लेक्चर्स दिए जाते थे। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जाता था, बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ाया जाता था, फिलोसफी, साइंस, आर्ट सबके बारे में पढ़ाया जाता था। वेदास एंड एडिट लिटरेचर वेयर ऑल्सो टॉट एंड रीड देयर, यहाँ तक कि वहाँ पे वेदास के बारे में पढ़ाया जाता था। वहाँ उस टाइम पे वेदास में जो लिटरेचर थे उसके बारे में भी लोगों को पढ़ाया जाता था। In the curriculum of Nalanda University, grammar, logic, medical science and handicrafts were compulsory, while the study of philosophy and religion was on one's own special interest। तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में ग्रामर, ठीक है, ग्रामर क्या होता है, व्याकरण, लॉजिक जो तर्क होता है, लॉजिकली जब हम बात करते हैं, मेडिकल साइंस जो विज्ञान है, और जो हैंडीक्राफ्ट हाथों से जो हम काम करते हैं, इन सब ये जो चीज़ें थी ये कंपलसरी थी, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर हम फिलोसफी की बात करें या फिर रिलीजन की बात करें तो वो लोग खुद की स्पेशल इंटरेस्ट, अगर आपको उसकी मान्यता है तो आप पढ़िए, वरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ग्रामर, लॉजिक, साइंस और हैंडीक्राफ्ट ये आपका कंपलसरी है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। द नॉलेज ऑफ ग्रामर एनेबल स्टूडेंट्स टू गेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या थी, ग्रामर क्यों पढ़ना है, व्याकरण इसलिए पढ़ना है सो दैट आप भाषा का मतलब जाने, भाषा कैसे बना है उसकी मास्टरी आप जाने। लॉजिक टॉट देम टू जज एवरी इशू रैशनली। लॉजिक तर्क आपको क्या बताता है कि आपको जज करना सिखाया कि कैसे आपको कोई भी चीज़ को रैशनली आपको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर तर्कसंगत आप कर सकते हैं तभी वो चीज़ सही है। मेडिकल साइंस एनेबल देम टू कीप देमसेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ। अब मेडिकल साइंस क्या है, साइंस आपको बताती है कैसे आपको हेल्दी रहना है, कैसे आपको लॉन्ग टाइम तक जीना है, ठीक है, हेल्दी रहोगे, अच्छे से रहोगे, या फिर कोई भी डिसेबल इंसान है, ठीक है, तो उसको उसमें मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट है। हैंडीक्राफ्ट वॉज कंपलसरी टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मतलब कि हैंडीक्राफ्ट मतलब कोई हाथ का काम सीखना, कोई भी अगर हाथ का काम आप जानते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पूरी दुनिया में। आपको कभी भी, अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप हाथ का काम करना जानते हैं तो कभी भी आप भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि आप अपने काम से अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हो। यंग टी सांग स्टडीड लॉ, योगा, फोनेटिक्स एंड फेनेनी ग्रामर एट द फीट ऑफ आचार्य सिलवदरा, द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यांग टी सांग जब आए थे इन्होंने लॉ पढ़ाई की थी, ठीक है, योगा का मैं जाना, फोनेटिक्स होते हैं जो वर्ण होते हैं, जैसे कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो भी हम शब्द बोलते हैं उसकी जो आवाज़ निकलती है, साउंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, वो होता है। फेनेनी ग्रामर्स, और इन्होंने किससे सीखा था, आचार्य सिलवदरा से पढ़ा था, जो कि चांसलर थे हमारे यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, उनसे उन्होंने पढ़ाई की थी। Besides studies in literature and religion, Nalanda was also the center of fine arts। पढ़ाई के अलावा और रिलीजन या धर्म के अलावा यहाँ पे फाइन आर्ट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता था, ये सेंटर था। इट इज़ ट्रू दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वॉज ऑल राउंड इन विच रिलीजन, फिलोसॉफी, लैंग्वेज एंड हैंडीक्राफ्ट्स हैड इक्वल इंपॉर्टेंस। और यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंस थी। देखिए यहाँ पे रिलीजन के ऊपर भी इंपॉर्टेंस था, यहाँ पे फिलोसॉफी, लैंग्वेज, हैंडीक्राफ्ट सबको इम्पॉर्टेंस दिया जाता था, इक्वल माना जाता था, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था। लोग ज़िंदगी में, अगर हमें ज़िंदगी में चलना है तो हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होता है ना। करियर हो या हमारी फैमिली इशू हो, हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, सबको लेके चलना ही जीवन है। किसी एक को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी एक को आप कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही एजुकेशन में भी यही होता है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स कहिए, साइंस कहिए, इंग्लिश कहिए, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आपको एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए दिशा देता है। We should aim at reviving the educational system of the past and re-establish Nalanda as a center of art, literature, philosophy, religion and science। तो एजुकेशन सिस्टम देखिए, जो पास्ट की अगर हम बात करें नालंदा में, वहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन इसको जो दोबारा से री-एस्टैब्लिश किया, यहाँ पे सारी चीज़, सेंटर ऑफ आर्ट हो गया, आर्ट के बारे में पढ़ाया जाता था, लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, फिलोसॉफी, रिलीजन, साइंस, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है जानना, इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था। चलिए अब हम आगे अपने कंक्लूजन में। प्रसाद रेफर टू नालंदा एज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द क्वेस्ट और नॉलेज blossoming there into its finest shape, but also because it bound together at that time the various different parts of Asia with link of
नॉलेज। नालंदा जो है, प्रसाद बोल रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं कि जो नालंदा है वो एक सिंपल एक ग्लोरियस पीरियड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लोरियस पीरियड इंडियन हिस्ट्री के लिए नहीं है, बल्कि ये एक नॉलेज का एक भंडार है जहाँ पे वो फाइनेस्ट आपको एक शेप देता है। एक इंसान को नॉलेज में इतना ज़्यादा उसे नॉलेज दे देता है, ठीक है, और उसके साथ साथ कैसे वो हर एक जितने भी लोग हैं उनको बांध के रखता है, ठीक है। जो बुद्धिज़्म है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सीख देती है, अच्छे और गलत में आपको डिफरेंस बताता है, आपको क्या सही है क्या गलत है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, इन सब के बारे में बताता है। लोग दूर दूर से जो आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखता है। Lyrically, describing the symbolism of the ancient Nalanda University, the president observed that its message was heard across the mountains and oceans of the Asian mainland, and for nearly 6 centuries, it continued to be the center of Asian consciousness. और सिर्फ देखिए यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इसने समुद्र को क्रॉस करवा दिया, इसने जो पर्वत है उसको क्रॉस करवा दिया, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपने लिटरेचर को, ठीक है। जो हमारे पास जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, इसके बारे में लोग जानते हैं। This perhaps unique epithet for that ancient seat of learning, center of Asian consciousness, appears to have been overlooked by the Nalanda University project's mentors today in their hurried quest for forge international linkage and achieve an international profile for the upcoming university। तो ये कह रहे हैं कि जैसे वो एक जगह सीमित नहीं है, जैसे वो इंडिया में बहुत जगह फेमस हुआ, धीरे धीरे इंडिया के साथ साथ पूरे एशियाटिक जो कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, धीरे धीरे वो और भी एक इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, जहाँ पे लोग इसको बहुत ज़्यादा ऊंचे दर पे समझेंगे, जानेंगे। Commending the aim and effort of reviving this ancient seat of learning, the first citizen had noted them, we should aim at reviving the educational system of a bygone age and re-establish Nalanda as a center of art, literature, philosophy, religion and science. Cultural renaissance can come about in the life of a nation only when a large number of determined scholars devote a lifetime to a search after truth। तो यहाँ पे लास्ट में बताया जा रहा है कि जो नालंदा को जो दोबारा से जो रीएस्टैब्लिश किया गया, जो बायगॉन एज में जा चुका है, जो सिस्टम जा चुका है, उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिशमेंट करने का क्या कारण था? वही कारण था कि जो हमारे जो सभ्यता जो जा रही है, धीरे धीरे लोग उसे भूलते जा रहे हैं, जो फिलॉसफी है, जो रिलीजन्स है, ये सब चीज़ें लोग जो भूल रहे हैं, इन सबको दोबारा से लाया जाए, लोग इस सब चीज़ों को समझे, अच्छे से जाने, अपने कल्चर को पुनर्जीवन दे। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जीवन करना, रीबर्थ करना, ठीक है। अपने कल्चर को जाने, लोग कैसे रहते थे उस समय में, प्राचीन काल में जो महान जो व्यक्ति हैं, जिनको हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग उसे गुप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा आगे उन्हें इस्टेब्लिश नहीं किया गया, ठीक है, उनको इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया गया। तो ऐसा ना हो, और इसी वजह से हिस्ट्री जो है बहुत सारे लोग उसमें दब गए हैं। ऐसा ना हो, हम अपने हिस्ट्री को जान सके, पहचान सके, अपने कल्चर को जान सके, समझा सके और आगे की जनरेशन को ये चीज़ पास कर सके, ठीक है। मेन यही है, जो सच्चाई है, जो लाइफ टाइम ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहे, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास हो और हम सभी इन सारी चीज़ों को समझ सके। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा? इस पूरे चैप्टर को हमने ये देखा कि कैसे राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा जो लिटरेचर है, हमारा साहित्य कहिए, कोई भी चीज़ कहिए, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इतना ज़्यादा रिच कंट्री है जहाँ पर हमारे पास सब कुछ है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास म्यूज़िक है, हमारे पास आर्ट है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास रिलीजन है, हमारे पास सब कुछ है। इसीलिए लोग दूर दूर से हमारे पास आते हैं और यहाँ पे ज्ञान का जो भंडार है, यहाँ से इस भंडार से ज्ञान लेके अपने देश में जाके वहाँ पे भी उस भंडार को खोलते हैं। तो यहीं पे इम्पोर्टेंस है और जो कि हमें आगे भी ले जाना है। तो यहीं पे आके जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। और येस, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।